बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। आज आप लोगों के लिए ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, गोधूली भाग 2 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में इस चैप्टर से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज उसका हम लोग आज के इस क्लास में इसी पाठ का देखेंगे, समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सब्सक्राइब से यह आपका परिवार बढ़ेगा। ये कृष्णा ट्यूशन सेंटर का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के निबंधकार कौन हैं। तो क्या होगा? सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। सही आंसर ए नंबर का हमारा होगा, नाखून को। अगला प्रश्न है कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र किनकी रचना है? वात्स्यायन का। सी नंबर का हमारा सही होगा। सिद्धक का अर्थ क्या होता है? मोम। महाभारत क्या है? पुराण। महाभारत क्या है? पुराण। इसी तरह से सब आंसर का जवाब आप लोग देते चलिए। सब आंसर का जवाब जो है आप लोग देते चलिए। कौन छोटे नाखून पसंद करते थे? कौन छोटे नाखून? उससे पहले है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश का। नहीं, कौन छोटे नाखूनों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य का। नहीं, ये ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बी नंबर का 1907 ईस्वी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर कब हुआ था और यहाँ क्या है, कब हुआ था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। मनुष्य का कौन आदर्श नहीं बन सकता है? बंदरियाँ। कौन नहीं बन सकता है? बंदरियाँ। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? इंद्र को। किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं का राजा इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना? ये नंबर का सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि मिला था? ज्योतिषाचार्य का। किसका मिला था? ज्योतिषाचार्य का। डी नंबर का सही जवाब होगा। नहीं, डी नंबर का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1957 ईस्वी को। कब किया गया था? 1957 ईस्वी को। अशोक के फूल किनकी रचना है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई? दिल्ली में 1979 ईस्वी में। कब हुआ था? 1979 ईस्वी दिल्ली में, है ना। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। किस में मिलता है? कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से? डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से क्या था? लखनऊ विश्वविद्यालय से। किससे? लखनऊ विश्वविद्यालय से सही जवाब होगा। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार आकृति का संबंध किस मानव के अंग से है? नख से। किससे है? नख से। ए नंबर का हमारा सही होगा। अलकत क्या है? अलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। किस पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? आलोक पर्व पर। किस पर मिला था? आलोक पर्व पर, है ना। अगला प्रश्न है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? नाखून। प्राचीन मानव का क्या था? नाखून। बी नंबर का सही जवाब होगा। आर्यों के पास क्या था? लोहा, अस्त्र, घोड़े, लोह का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी, कच्ची का घर। इनमें से सभी क्या होगा? लोहे का अस्त्र। आर्यों के पास था लोह का अस्त्र, घोड़े, है ना। इसको देख लीजिए, शायद इनमें से सभी होना चाहिए, है ना। इनमें से सभी होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार। सब पुराने अच्छे नहीं होते, अब सब नए खराब नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। सब पुराने अच्छा। उसके बाद नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, एटम बम पर। किस पर कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर कर रहा है? तो एटम बम पर। नहीं, प्रश्न है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? अगला है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके सुख दुख में सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह तथ्य है गौतम बुद्ध का। किसका है? गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य किस विधि में लेखन है? ये निबंध में है। किस में है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कहानी है। नहीं, ये क्या है? कहानी है। उसके बाद कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें देखिए लिखा हुआ है कौन सी रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? तो माटी की मूर्तें, ये बी नंबर का होगा। ठीक है। उसके बाद हिरोशिमा कहाँ है? जानबे करते हैं जापान में। नहीं, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है ना। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कौन से छोटे नख को पसंद करते थे? है ना, दाक्षिण्य के। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? देखिए यहाँ पर जो है ये ललित निबंध है। यहाँ जो है एक प्रश्न है आया था जो किस प्रकार का है। यहाँ पर निबंध होगा बाबू। क्या होगा यहाँ? यहाँ जो है निबंध होगा। ये डी नंबर का हमारा सही होगा।
डी नंबर का, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए अगला क्या है, दधीची के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पाशविक वृत्ति का। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों का। तो इस तरह से आज हम लोग क्या देखें, ये आज हम लोग अभी जो है ऑब्जेक्टिव देखे हैं, अब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना। महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये लघुत्तरीय है जो 2 अंक का है। पहला है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है ना। तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के प्रयासरत रहा है। यह है प्रारंभिक काल में मनुष्य एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई मनुष्य पशु से भिन्न होता गया और अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतरता आई गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसके सब सौंदर्य रूप देने लगा। इससे नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखून को काटा गया। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक के मन में कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उसी दिन से यह लेखक के मन में यह सोचने का विषय बन गया और यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न, लेखक के द्वारा मनुष्य को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कुछ लाख वर्ष को आंसर क्या देंगे, जो कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था तो उसे नाखून की ज़रूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त तर्क संगत है। अगला प्रश्न, स्वाधीनता। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है स्वाधीनता है ना। अगला प्रश्न है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताया है। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने में ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें से स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सभी में स्व का बंधन अवश्य है अथवा अपनों में बांधने का बंधन है। इसीलिए स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना है। अगला प्रश्न, नख का बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं। मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियाँ अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहजात वृत्तियाँ ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़कर, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस निबंध में किस बूढ़े का जिक्र किया है या लेखक की दृष्टि से
लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? लेखक ने इस निबंध में महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पाशविक वृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध और विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रखने की सलाह दी है। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन है। हमारी भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों में आई है, इसीलिए स्व के बंधनों को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, यह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखूनों की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियारों पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ पड़ा, पर उनके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम भी वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम अब भी विद्यमान हो। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधना का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? या इसको ऐसे भी पूछता है, सफलता और चरितार्थ से क्या समझते हैं? तो सफलता और चरितार्थ में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है। इस प्रकार की भिन्नता आती है कि मनुष्य मरणास्तरों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिससे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को
अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आनी चाहती है। सबको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक के प्रश्न के अंतर्द्वंद की भावना लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। मनुष्य इस समय पशुता की ओर या पशुता की ओर बढ़ रहा है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखा है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक पिस्तौल बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें जो परीक्षा में जिससे निश्चित ही पूछा जाता है। तो इस तरह से आप सब इसे कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपका सपना साकार हो। यदि आप इस चैनल पर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को कृष्णा ट्यूशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।